बीकॉम थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का जो पोर्शन है वो आपके एबीएसटी फर्स्ट पेपर में सम्मिलित किया गया है। तो एबीएसटी का जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसका नाम है मैनेजमेंट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन। तो इसमें ये जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑडिटिंग का है और जो पेपर का सेकंड पार्ट है वो आपका प्रबंध लेखांकन का है, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का। और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के बारे में अभी अपना अध्ययन चल रहा है। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसमें आपके जो प्रबंध लेखांकन क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसका महत्व है, ये मैंने आपको इससे पहले वीडियो और पीडीएफ के थ्रू समझाने की कोशिश की है। फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर आता है। तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंतर्गत ये एक टेक्निक है आपकी जिसका नाम है अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। तो ये पार्ट जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल पार्ट है। ज़्यादातर 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जनरली आ ही जाता है। तो आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। अब इसमें रेशियो एनालिसिस में क्या है कि व्यापार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, तो उन एक्टिविटीज को रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में दर्शा करके और उसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे मान लो कि नेट प्रॉफिट का क्या रेशियो है सेल्स से, और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका क्या रेशियो है, करंट असेट्स का करंट लायबिलिटी से क्या रेशियो है, डेट का इक्विटी से क्या रेशियो है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। तो अनुपात विश्लेषण किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों ये जरूरी है इसका अध्ययन एक स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स के विद्यार्थी के लिए, तो इसी के ऊपर मैं आज अपना ये डिस्कशन है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो एंथोनी रॉबर्ट एन एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, उन्होंने अनुपात विश्लेषण के बारे में बताया है कि अनुपात किसे कहते हैं। तो अनुपात केवल मात्र एक संख्या की दूसरी के संबंध में अभिव्यक्ति है। यह एक संख्या आधार को अन्य संख्या से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। प्रतिशत एक प्रकार का अनुपात होता है जिसमें आधार को 100 के बराबर लिया जाता है तथा भागफल को आधार के प्रति 100 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये तो रॉबर्ट एंथोनी ने जो है आपके अनुपात किसे कहते हैं ये बताया है, रेशियो। वैसे आप स्कूल लेवल में भी आपने स्कूल लेवल के अंदर पढ़ा था अनुपात विश्लेषण कि अनुपात किसे कहते हैं, रेशियो किसे कहते हैं। जैसे आपके 2:1, 3:4, 1:2, ये क्या था, ये अनुपात था। तो अभी अनुपात का हमारे जो कॉमर्स की जो लाइन है, जो आपके अकाउंटेंसी की लाइन है, इसमें भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया है, बहुत ही इसका मतलब इस्तेमाल किया गया है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को एनालिसिस करने के लिए। और व्यवसाय के नीति निर्माण के लिए भी अकाउंटिंग रेशियोज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से व्यापार के अंतर्गत भूतकाल की स्थिति क्या रही है, वर्तमान में क्या रही है, रेशियो का एनालिसिस करके ये प्राप्त किया जा सकता है। इसके आधार के ऊपर आगे की पॉलिसी बनाई जा सकती है। तो अनुपात विश्लेषण में क्या है कि अनुपात किसे कहते हैं ये आपने देखा, और अनुपात किसे कहते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ और एक दो परिभाषा बताना चाह रहा हूं कि अनुपात केवल मात्र वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं के संबंध को अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित करने का साधन है। ठीक है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें, रेशियोज आर सिंपली मीन्स ऑफ हाईलाइटिंग इन अर्थमेटिकल टर्म्स द रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स ड्रॉन
फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो वित्तीय विवरण है अपने आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उनकी जो मदें हैं उनका आपस में रिलेशन अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है अध्ययन करने के लिए कि कौन किसकी कितनी परसेंटेज है। तो ये एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस जिसको कहा जाता है। अनुपात विश्लेषण विवरणों की मदों एवं मदों के समूह में संबंध निर्धारण एवं प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। अच्छा, वित्तीय विश्लेषण में विभिन्न अनुपात व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है उस पर हाईलाइट करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए रेशियो एनालिसिस बहुत काम आता है। अतः इन्हें वित्तीय अनुपात भी कहा जाता है। दूसरी ओर विभिन्न वित्तीय अनुपात वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित विभिन्न मदों के सापेक्षिक महत्व को स्पष्ट करते हैं, इसलिए इन्हें वित्तीय संरचना का मापक या संरचना अनुपात स्ट्रक्चरल रेशियोज भी कहते हैं। इन अनुपातों को लेखाविधि अनुपात अकाउंटिंग रेशियोज भी कहा जाता है, और क्योंकि विभिन्न अनुपात वित्तीय खातों पर आधारित होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो है, इंसॉल्वेंसी रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, फिक्स असेट्स रेशियो है, टर्नओवर रेशियो है। तो ये सब क्या है, अकाउंटिंग रेशियोज हैं। अब बात आती है कि ये जो आपके फाइनेंशियल जो रेशियोज जो हैं इनको अपन जो है कई रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक तो अनुपात के रूप में, जैसे 2:1, 3:1, 4:5, 5:2, ये अनुपात है दो चीज़ों के मध्य, दिस अनुपात दिस, ठीक है। और जैसे चालू संपत्ति और चालू दायित्व का जो अनुपात है वो मान लो 2:1, 2:1, ठीक है। और दूसरा जो अनुपात है उसको आप दर अथवा इतने गुने के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, भाई उस चीज़ का इतना गुना ये चीज़ होगी। तो ये अनुपात को एक्सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका है। और तीसरा क्या है कि परसेंटेज के रूप में भी अपन जो है न अनुपात को, रेशियो को व्यक्त कर सकते हैं एज ए परसेंटेज। और जैसे मान लो कि आपकी जो बिक्री है वो 2 लाख है, लाभ 40% है, तो कितना हो गया 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 20 प्रॉफिट मीन्स सेल्स और उसका रेशियो हो गया किसका, प्रॉफिट और सेल्स का। और चौथा जो रूप है जो अनुपात को अपन व्यक्त कर सकते हैं वो फ्रैक्शन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 1/2, 1/4, 1/5। तो ये भी एक रेशियो को व्यक्त करने का तरीका हो सकता है। तो अभी जो अनुपात विश्लेषण जो है उसकी क्या उद्देश्य और उपयोगिता क्या है, भाई हमें पढ़ने से ये जो रेशियो एनालिसिस है, जो चैप्टर आपका अभी जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं अनुपात विश्लेषण, इसका मतलब क्या, इसके उद्देश्य और क्या इसकी उपयोगिता है। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें आपके प्रकाश डालना चाहूँगा दिमाग के ऊपर कि एक तो क्या है कि इससे प्रवृत्ति स्पष्ट होती है रेशियो एनालिसिस से। क्या? वित्तीय अनुपातों का प्रयोग भूतकालीन लेखा विवरणों से लागत, विक्रय, लाभ तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। अतः ये भविष्य की घटनाओं को पूर्वानुमान करने में सहायक होते हैं। इनके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे अपने भाई बिक्री का ट्रेंड अब बढ़ता जा रहा है या घट रहा है, और जो आपके लाभ है वो पहले से घट रहा है या बढ़ रहा है, कॉस्ट आपकी घट रही है या बढ़ रही है। तो ये इन सब के बारे में अनुपात विश्लेषण करके ही भविष्यवाणी, भविष्य में क्या हो सकता है, इसका अध्ययन करने में ये रेशियो एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रवृत्ति स्पष्ट करता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड, और नॉर्मल चल रहा है ट्रेंड, ये प्रवृत्ति जो है आपको पता चलती है। फिर क्या होता है कि अनुपात विश्लेषण से परिवर्तन स्पष्ट करना, शोइंग चेंजेस। कैसे? अनुपात विभिन्न अवधियों की वित्तीय गतिविधियों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने में सहायक होते हैं तथा इस प्रकार अनुपात का प्रयोग भी प्रभावी संप्रेषण में सहायक होता है।
परिवर्तन की मात्रा एवं दिशा विभिन्न प्रबंधकों के निर्णय में सहायक सिद्ध होती है। चेंजेस जो हो रहे हैं वो कितनी मात्रा में चेंजेस हो रहे हैं उसका प्रबंधक अध्ययन कर सकते हैं। और इसका जो इस्तेमाल है, इसकी जो उपयोगिता है अनुपात विश्लेषण की, वो मानक निर्धारण, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स की मानक कैसे निर्धारित किए जाएं। अनुपातों के माध्यम से संस्था की सामान्य कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए संस्था की उचित गतिविधियों के मानक निर्धारित किए जा सकते हैं। वास्तविक गतिविधियों को मानकों के अनुरूप बनाए रखने की चेष्टा करने में संस्था की गतिविधियों में उत्तम समन्वय व संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार अनुपात विश्लेषण बजट नियंत्रण व्यवस्था तथा मानक लागत प्रणाली के विभिन्न अंग माने जाते हैं। इसी तरह से अनुपात विश्लेषण में क्या सहायता मिलती है? अनुपात विश्लेषण से प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल रहता है व्यवसाय के अंतर्गत। अनुपात विश्लेषण का प्रयोग संस्था के कार्य परिणामों तथा लागतों पर उचित नियंत्रण के लिए किया जाता है। यदि कार्य नियंत्रण अनुपात की सहन सीमा में रहता है तो सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु वास्तविक निष्पादन इन सीमाओं को लांघ जाता है तो सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। फिर कार्यकुशलता का मापन होता है, रेशियो एनालिसिस से। अनुपात विश्लेषण का प्रयोग कार्यकुशलता के मापदंड के रूप में किया जाता है। इनकी सहायता से विभिन्न कालों एवं परिवर्तनों में जो टाइमिंग, जो समय, जो अंतराल है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं समय के अनुसार, उन परिवर्तनों को मापा जा सकता है। और तरलता का ज्ञान होता है। अनुपात अनेक प्रकार के होते हैं, इनमें तरलता अनुपात बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी सहायता से फर्म अथवा फर्म की तरलता की स्थिति, लिक्विडिटी पोजीशन पता चल जाती है। यह तरलता की जानकारी बैंकों तथा अल्पकालीन ऋणदाताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दीर्घकालीन शोधन क्षमता का ज्ञान अनुपात विश्लेषण से प्राप्त होता है। अनुपात की सहायता से दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञान हो सकता है। यह जानकारी दीर्घकालीन लेनदारों, प्रतिभूति विश्लेषकों तथा विनियोजकों के लिए बड़ी उपयोगी होती है। अच्छी शोधन क्षमता वाली जो संस्थाएं सरलता से तथा नीची ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये लिक्विडिटी पोजीशन, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी किसी व्यवसाय की क्या है, तो उनके लॉन्ग टर्म रेशियो से आपको ये पता चल जाता है। किसको? विनियोजकों को, जो आदमी इस किसी व्यापार में जो पैसा लगाने चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर क्या कहते हैं कि इंटर फर्म कंपैरिजन, अंतर फर्म तुलना जो है अनुपात विश्लेषण से संभव हो जाती है। एक उद्योग में अनेक फर्में लगी होती हैं, वे सभी समान कुशलता वाली नहीं होती हैं। उनकी कुशलता का तुलनात्मक अध्ययन अंतर फर्म अध्ययन द्वारा संभव होता है। कोई फर्म उद्योग के औसत से नीचे जाती है तो उसके कारणों का अध्ययन करके उसे ठीक करने के उपाय किए जा सकते हैं। अतः इंटर फर्म कंपैरिजन में भी अनुपात विश्लेषण जो है काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी सहायता करता है अनुपात विश्लेषण। अब बात आती है कि ये जो रेशियो एनालिसिस है अनुपात विश्लेषण, इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? एक अकेले अनुपात का सीमित ही महत्व होता है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि केवल एक अनुपात किसी स्थिति का संपूर्ण चित्र प्रदर्शित नहीं करता। अतः अवलोकित समस्या से संबंधित सभी अनुपातों पर विचार किए बिना एक ही अनुपात के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष स्थिति का भ्रामक चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी सिंगल रेशियो से काम नहीं चलेगा, विभिन्न प्रकार के रेशियो निकाल करके उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। निर्वचन के लिए साधन मात्र है। इट प्रोवाइड्स ओनली ए मीडिया इंटरप्रिटेशन। अनुपात विश्लेषण अपने आप में साक्ष्य नहीं है, बल्कि ये निर्वचन के लिए साधन मात्र है। अतः उन पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है जिनकी अधिक छानबीन आवश्यक है। विश्लेषक को चाहिए कि वह निष्कर्ष निकालने से पूर्व संबंधित पहलुओं का पर्याप्त परीक्षण कर ले, अन्यथा भ्रामक निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। फिर झूठे दिखावे से प्रभावित हो सकता है अनुपात विश्लेषण। समस्या के गुणात्मक विश्लेषण का अभाव होता है रेशियो एनालिसिस में। लेखांकन की स्वाभाविक सीमाओं का भी प्रभाव अनुपात विश्लेषण में पड़ता है। उचित परिमापों का अभाव, लेक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। अनुपात विश्लेषण में तुलना के लिए उसी प्रकार की अन्य संस्था का परिमाप अनुपातों का प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए किसी एक अनुपात को परिमाप अनुपात नहीं कहा जा सकता। विभिन्न परिस्थितियों व संस्थाओं के आधार के अनुरूप परिमाप का संशोधन आवश्यक है। फिर इसमें भूतकाल के आधार पर भावी अनुमान,
विभिन्न अनुपातों की गणना भूतकालीन तथ्यों के आधार पर की जाती है। इन्हें वर्तमान या भविष्य के लिए प्रयोग करना सदैव वांछनीय नहीं होता, क्योंकि वर्तमान या भविष्य की घटनाएं भूतकालीन प्रवृत्ति से भिन्न भी हो सकती हैं। तो ये इसकी कुछ अनुपात विश्लेषण की सीमाएं हैं। उसके अलावा विश्लेषण की व्यक्तिगत योग्यता व पक्षपात का प्रभाव पड़ता है। केवल कुछ सूचनाएं, ओनली फ्यू इन्फॉर्मेशन। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों में सन्निहित केवल कुछ सूचनाओं पर आधारित होता है। उचित विश्लेषण एवं सुदृढ़ निर्णय के लिए यह आवश्यक है कि इससे में प्राप्त सूचनाओं को अन्य स्रोतों से प्राप्त तथ्यों तथा सूचनाओं के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। मूल्य स्तर के परिवर्तन को न दर्शाना। वित्तीय विवरणों में साधारणतः मूल्य स्तर के परिवर्तनों का समावेश नहीं किया जाता, अतः मूल्य स्तर पर में होने वाले परिवर्तनों का समावेश न होने के कारण इन पर आधारित अनुपातों से भ्रामक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और केवल सापेक्षिक स्थिति का प्रदर्शन रिप्रेजेंट्स ओनली रिलेटिव पोजीशन कि अनुपात केवल सापेक्षिक स्थिति का प्रदर्शन करते हैं, अतः अनुपातों को वास्तविक आंकड़ों का स्थानापन्न नहीं किया जा सकता। तो क्या है कि अनुपातों का जो प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां आपको इस्तेमाल करनी है। एक तो लेखा समंकों में धारणाओं को समझने व निर्वचन की योग्यता आप में होनी चाहिए। शीघ्र उपलब्धि होनी चाहिए। प्राप्त लाभ लागतों से अधिक हो। प्रस्तुतिकरण और परिवर्तन जो है वो सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है तथा इसी के अनुसार अनुपात के क्षेत्र एवं प्रयोग में परिवर्तन हो रहा है। नए नए अनुपातों का अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग बढ़ रहा है, अतः प्रयोगकर्ता की बदलती आवश्यकताओं, व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन आदि के अनुरूप अनुपातों में भी विवेकपूर्ण ढंग से परिवर्तन किया जाना चाहिए। अब जो ये आपके जो रेशियोज हैं, अनुपातों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, वो वित्तीय विवरणों के अनुसार वर्गीकरण है। स्थिति विवरण के अनुपात, आय विवरण के अनुपात या परिचालन अनुपात जिसको बोलते हैं, उद्देश्य या प्रयोजन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और पर्पज, ये भी आधार होता है। जैसे आपका तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियोज है, लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज है, एक्टिविटी रेशियोज है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। फिर इसमें आपके जो क्लासिफिकेशन है वो वित्तीय विवरणों के अनुसार वर्गीकरण, उद्देश्य या प्रयोजन के आधार के ऊपर तरलता अनुपात, लीवरेज या पूंजी संरचना अनुपात, क्रियाशीलता या सक्रियता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, और फिर तरलता के अनुपात में विभिन्न प्रकार के करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट रेशियो, और फिर आपके उत्तोलक तथा पूंजी संरचना के कुछ अनुपात हैं, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स एसेट्स रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेट सर्विसेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, कैश टू डेट रेशियोज। और फिर क्रियाशीलता के आधार के ऊपर भी अनुपातों के प्रकार हैं, एक्टिविटी रेशियोज, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट टर्नओवर, करंट असेट टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर, नेटवर्थ टर्नओवर। फिर लाभदायकता के आधार के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और विनियोजित पूंजी पर आधारित भी इनके प्रकार हैं, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर अंशों पर अर्जित लाभदायकता अनुपात, अर्निंग पर शेयर EPS है, प्राइस अर्निंग रेशियो है जिसको P रेशियो भी बोलते हैं, और डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल रेशियो। तो ये अनुपात विश्लेषण जो है, रेशियो एनालिसिस, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टेक्निक है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की। और इसका क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी उपयोगिता है, कितने प्रकार के ये होते हैं और इनकी कौन कौन सी सीमाएं, इन सब बातों का मैंने आज इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन किया है। अब ये जो मैंने विभिन्न प्रकार के जो आपको रेशियोज बताए हैं, इन रेशियोज के क्या है फार्मूले हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको नेक्स्ट PDF के अंदर इन रेशियो से संबंधित कुछ फार्मूलों की लिस्ट भेजूंगा, तो उन लिस्ट को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। क्योंकि देखो, इसमें जब तक आप रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है उसमें जब तक आपको फार्मूला अगर अच्छी तरह से ध्यान नहीं है, तो आप रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत सी दिक्कत आ सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। आज का इतना ही।